हम बात करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म और मिलकर लेकर की। पहले हम समझेंगे कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या है। जो मल्टीकल्चरलिज्म है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी, कल्चर और इज्म। अगर हम मल्टी की बात करें, मल्टी यानी कि मल्टीपल, और कल्चर हो गया हमारी संस्कृति, इज्म। जब किसी भी चीज़ के साथ इज्म लगता है तो वो क्या बन जाता है, एक बड़ी आइडियोलॉजी बन जाता है। अब हम जो मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसको हम इंडिया के केस में समझेंगे, क्योंकि इंडिया में क्या है, हम लोगों को मल्टीकल्चरलिज्म देखने को मिलता है। हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, और साथ में क्या होता है कि मतलब कल्चर के लोग रहते हैं और साथ में एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। जो मल्टीकल्चरलिज्म है ना, ये एसोसिएट करता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को। अच्छा। क्योंकि कल्चर किसी एक पर्टिकुलर से रिलेट होता है, और इसमें जो मल्टीकल्चरलिज्म है ना, ये क्या कहता है कि मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम जो जितने भी डिफरेंट कल्चर है उनका क्या करें, रिस्पेक्ट करें। ये बात करता है कि हम लोगों को उनको रिस्पेक्ट करने के साथ क्या करना चाहिए, जो उनके राइट्स है, उनके अधिकार है, मतलब उनमें जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, हमें उन सब के जो अधिकार है उनको देना चाहिए। इसकी बात करता है ये। अब हम जो मल्टीकल्चरलिज्म है ना, इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को कल्चर को समझना पड़ेगा। अब कल्चर क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? बोलो भाई, कोई बोलेगा? कल्चर ये बोलेंगे अपनी जिया। कल्चर आपके साथ बैठ के, कल्चर क्या होता है? सर, किसी भी जो सोसाइटी है ना, उसके कुछ मूल्य होते हैं, विश्वास, वो सभी कल्चर का ही राज है। हाँ, मूल्य होते हैं, विश्वास, वो कल्चर का ही आता है। गुड, आप बोलो बेटा। ये जैसे कि जिया ने बताया, कस्टम हो गया, बिलीफ हो गया, फिर किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी की जो विचारधाराएं होती है, उसकी प्रथाएं होती है, तो उसको हम कल्चर कहते हैं। और कल्चर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आर्ट हो गया, फूड हो गया, म्यूजिक, लिटरेचर, कॉस्ट्यूम इत्यादि इस कल्चर में आते हैं। तो और इस बेस पे जो कल्चर के बेस पे जो डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है, इसके आधार पर हम मल्टीकल्चरलिज्म की बात करते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो क्या है, इसका म्यूजिक अलग है, फूड अलग है, और हम किसी और कंट्री की बात करें, चाइना का अपना कल्चर है, हर सोसाइटी का अपना अपना कल्चर होता है। तो जो ये कल्चर के आधार पर डाइवर्सिटी पाई जाती है अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम मल्टीकल्चरलिज्म की बात करें तो मल्टीकल्चरलिज्म ये वेरियस कल्चर में जो डाइवर्सिटी है, हम इसे ये बात करते हैं कि हम इसको किस तरह से प्रिजर्व करें। मतलब अलग अलग डिफरेंट जो कल्चर है उनसे बिलोंग करने वाले लोग हैं, और जो इंडिविजुअल है, मेंबर्स है, इन कम्युनिटी में उनको कैसे उनके राइट दें, और उनके राइट मतलब उनके जो बिलीफ है उनकी रिस्पेक्ट करें। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, कोई बताएगा? मल्टीकल्चरलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुसंस्कृतिवाद। हाँ, बहुसंस्कृतिवाद। बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। बाकी लोग जरा अपने नेट में भी सर्च करें बेटा, क्या होता नहीं। हाँ बोलो। मल्टीकल्चरलिज्म डिस्क्राइब द मैनर इन विच आ गिवन सोसाइटी डील विद कल्चर डाइवर्सिटी। जो ये कल्चर डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, फूड, आइडियाज, बिलीफ, फेथ, लिटरेचर, म्यूजिक, इनके आधार पर जो डाइवर्सिटी है, मतलब इस समय जो विद्यमान है सोसाइटी में, तो ये मल्टीकल्चरलिज्म बात करता है कि हम इस डाइवर्सिटी को कैसे एड्रेस करें, इस जो डाइवर्सिटी है इसके साथ कैसे डील करें। और इसका बेसिक कंसर्न है मल्टीकल्चरलिज्म का कि जो इसमें जो डिफरेंट स्कॉलर है वो अपने तरीके से बताते हैं कि हमें जो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं उनको कैसे उनके साथ डील करना है। मल्टीकल्चरलिज्म बात करता है को एक्सिस्टेंस की, मतलब कि जितने भी विविधता वाली संस्कृतियाँ वो एक साथ कैसे को एक्सिस्टेंस करें, मिलजुल के रह सकते हैं, को एक्सिस्टेंस। शाबाश। अगर मल्टीकल्चरलिज्म की सेंट्रल थीम की बात करें तो मल्टीकल्चरलिज्म के इसका अजम्पशन है आइडेंटिटी। ये बात करता है कि जो कल्चर है वो आइडेंटिटी पर बेस्ड होता है, पहचान, और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या आप लिख सकते हैं वहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का था ना, आपने लिख दो एक वर्ड। तो इन्होंने बताया था हमें कि मल्टीकल्चरलिज्म आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर आधारित है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ें बच्चों, थोड़ा सा वो पढ़ के आए, फिर चर्चा करेंगे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कोई ऐसे बोलेगा इनके लिखने से पहले क्या होता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स? अतुल आप बोल सकते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होता है? पहचान की राजनीति। पहचान की राजनीति, हाँ, जैसे जाति। हाँ, जाति, लिंग, नस्ल, कल्चर है ना, उसके नाम पर जो लोग मोबिलाइज होते हैं उसको बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। मल्टीकल्चरलिज्म का ये अजम्पशन है कि आइडेंटिटी कल्चर पर बेस्ड होती है, और इसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इस तरह का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि जो वेरियस कल्चर के लोग हैं वो पीसफुली को एक्जिस्टेंस कर सकें, मिलजुल के रह सकें। जैसे हम कनाडा की बात करें, वहाँ का पॉपुलर एग्जांपल है मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में। कनाडा में अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे लोगों ने मूव किया है, वहाँ पे हम लोगों को मल्टीकल्चरलिज्म का अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। वहाँ पर इंडियन लोग भी है या फिर एशियन कंट्री के लोग भी वहाँ पर रहते हैं। अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लोगों को दिल्ली और मुंबई में मल्टीकल्चरलिज्म देखने को मिलती है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई की बात करें तो यहाँ पर उनको क्या मिलती है, आर्थिक जो अवसर है वो ज़्यादा मिलते हैं।
जैसे हमने बात की कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जैसे मैं पांगी शो में यहाँ आई हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई पांगी का मिलेगा तो होता है ना ऐसी फीलिंग आती है हाँ क्या अच्छा आप पांगी से हो, मतलब ये जो हम सोचते हैं कि हाँ ये भी वहाँ से इसकी लैंग्वेज मेरे साथ मिलती है, मतलब एक ही साथ के हमारे जो बिलीफ है मिलते जुलते, तो जो ये सिमिलैरिटी है तो ये एक तरह से क्या करती है पहचान को क्रिएट करती है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेज में कोई फंक्शन होंगे, पांगी वैली स्टूडेंट एसोसिएशन या यहाँ की कुल्लू में रहते हैं, यहाँ पर यहाँ फंक्शन कर सकते हैं, कल उनका कोई त्यौहार होता है जुकारू वो मना सकते हैं, तो मतलब उस तरह का कहीं भी रह करके अपने कल्चर को बचा सकते हैं। आगे बोलो शाबाश। जो मल्टीकल्चरलिज्म है ना इसके जो स्कॉलर है ये इसको दो थ्योरी मतलब इसको डिफाइन करने के लिए दो थ्योरी दी इन्होंने, एक है मेल्टिंग पॉट थ्योरी और दूसरी है सैलेड बॉल थ्योरी। लिखो इन दोनों थ्योरी को, वेरी गुड, वर्ड लिख दो पहले ताकि बच्चों को पता लगे, दोस्तों को पता लगे। दो थ्योरियाँ हैं इनकी, एक मेल्टिंग पॉट, मेल्ट क्या होता है बताइए हमें, ओमा मेल्ट शब्द का क्या मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड मेल्ट, हाँ पिघलाना ना, किसी मिक्स करना, उसमें फिर वो मिल के एक हो जाता है मेल्टिंग पॉट। और दूसरा बताया इन्होंने सलाद बॉल, सलाद खाते हैं आप खाने सलाद है ना, सलाद बॉल, उसमें टमाटर भी होंगे, प्याज भी होगा, आलू अलग अलग हो गए सारे ना। दो थ्योरीज है, मेल्टिंग पॉट एंड सलाद बॉल थ्योरी और सैलेड बॉल, सही बात है सैलेड बोलते हैं, दोनों ही जो है ये मल्टीकल्चरलिज्म की थ्योरी है, हमें बता रही है मैडम। आगे बोलिए शाबाश। मेल्टिंग पॉट थ्योरी है ना ये सिद्धांत ये मानता है कि जो विभिन्न संस्कृतियाँ हैं वो एक दूसरे से घुल मिल जाती है जब, तो क्या होता है एक नई संस्कृति का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं जो सैलेड बॉल थ्योरी, इससे क्लियरली हम लोगों को समझ आ गया हो, जैसे कि हम सैलेड खाते हैं तो डिफरेंट जो सैलेड होते हैं हम उनको मिलाते हैं, जब हम किसी एक ही मतलब एक ही कोई वेजिटेबल होगा उसको खाएंगे तो हम लोग को उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है, अगर हम किसी अदर वेजिटेबल को भी मिला के उसको उसमें कुछ मसाले ऐड करके उसको खाएंगे तो मतलब उसका जो टेस्ट। ये आप मेल्टिंग पॉट का बता रहे हैं कि सलाद बाउल? सैलेड बॉल का। अच्छा ठीक है। यस सर। तो उसी तरह जो ये स्कॉलर है ये कहते हैं कि एक सोसाइटी में भी जब मल्टीपल कल्चर के लोग रहते हैं तो उस सोसाइटी की क्या होती है वैल्यू एनहांस हो जाती है, और ये कहते हैं कि उस सोसाइटी की वैल्यू एनहांस हो जाती है। अब जब हम बात करेंगे कि मल्टीकल्चरलिज्म होता कैसे, ये एक मिनट रुको, देखो सलाद बाउल थ्योरी का मतलब पता क्या हो बेटा, जो मैं भी समझा ना, जैसे मान लो एक ही समाज में सिख भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, वहाँ गोरे क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, वहाँ के कनाडा के आदिवासी भी रह रहे हैं, ठीक है, वो सब अपने अपने तरीके से रहेंगे। अब आप वो जो खाते ना थाली खाते ना, देखो उसमें टमाटर अलग से होता है और क्या सलाद होता है बेटा हमारा, कुकम्बर खीरा होता है, और बोलो भाई मिर्च होता है, और क्या होता है मूली, जो भी, तो वो इकट्ठी थोड़ी हो पाती, अलग अलग होती है ना वो, पर सजती किस में है, एक थाली में। तो वैसे ही अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे, पर एक थाली में रहेंगे, और उनके अलग अलग रहने से जो क्वालिटी होगी, मतलब उनकी जो मिलजुल के जो समाज निकलेगा वो उसी तरह से, जैसे कि सलाद खाते हैं हम तरह तरह का, पौष्टिक होगा तो देश के लिए पौष्टिक होगा। मतलब ये जो सलाद बाउल थ्योरी है ये उन कम्युनिटीज़ की जो सेपरेट आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करने का समर्थन करती है। ठीक है जी, आगे बोलो बेटिया साहब। अब हम बात करते हैं जो मल्टीकल्चरलिज्म है ये होता कैसे है। मल्टीकल्चरलिज्म नेशन के बीच भी हो सकता है, जैसे इंडिया ने यूएसए में माइग्रेट किया, यूएसए का कोई पीपल आकर इंडिया में रह रहा हो तो ये नेशन वाइड भी हो सकता है, और या फिर विद इन नेशन कम्युनिटी भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में वेरियस कल्चर और कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, यहाँ पे साउथ इंडिया से आकर या फिर के लोग नॉर्थ इंडिया में रहने लग जाते हैं, तो इस तरह से विद इन कंट्री या फिर और साइड कंट्री का जो ये फिनोमिना है ये होता रहता है। अब हम बात करेंगे लिबरल स्कूल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म की, इसलिए ये स्कूल ऑफ थॉट है मल्टीकल्चरलिज्म का। नहीं ये बताया आपने, मेल्टिंग पॉट वाला बता दिया। यस सर। इसमें क्या होता है, जो ये सिद्धांत है ना ये बताता है कि जो विभिन्न संस्कृतियां हैं जब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती है तो एक नई संस्कृति का हाँ, निर्माण हो ये जाता थोड़ा अलग है, ये देखो। बात करते हैं समरूपीकरण। हाँ, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन बोलते हैं उसको। मेल्टिंग पॉट जैसे देखो यहाँ देखो, अब कुल्लू में लौल वाले आए है ना, पांगी वाले हैं, मंडी वाले हैं, कोई चंबा वाले हैं, कई और हैं। जब वो यहाँ रहेंगे तो धीरे धीरे वो एक दूसरे के कल्चर को भी एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, और फिर कुछ टाइम में सबका कल्चर जो है मिक्स जैसा हो जाएगा और एक मिक्स बन जाएगा। मतलब ये जो मेल्टिंग पॉट थ्योरी ये बोलती है जो लोग बाहर से आते हैं उनको धीरे धीरे एक दूसरे से वो सीखें और एक दूसरे के कल्चर को क्या करें, अडॉप्ट करें। सलाद बॉल थ्योरी बोलती नहीं, आप अलग रह सकते हैं और अलग रह के भी आपकी क्या रह सकती है, ब्यूटी। तो मैं इसको मैं अपने शब्दों में मेल्टिंग पॉट को बोलूँगा थोड़ा ये लूज मल्टीकल्चरलिज्म है, और जो ये सलाद बॉल है ये हार्ड मल्टीकल्चरलिज्म है जिसमें कि सेपरेट आइडेंटिटी को बचा के रखा जाता है।
ठीक है ना। उसमें चार्ट बन जाते हैं मिक्स होके, ग्राइंडिंग होके, और उसमें जो है वो बन जाता है, एक अलग रह जाती है ना। तो दो तरह का मल्टीकल्चरलिज्म है। आगे बोलो बेटा, शाबाश। अब हम बात करते हैं लिबरल स्कूल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म की। ठीक है। इस स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट किया था जो बिल कैमेली का। लिबरल स्कूल, यस सर जी। हाँ लिख लो, लिबरल स्कूल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, यानी कि मल्टीकल्चरलिज्म के स्कूल है, लिबरल स्कूल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। वाह, बहुत बढ़िया बेटा, लिबरल स्कूल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, बहुत ही सुंदर, लिबरल स्कूल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, शाबाश। ठीक है बेटा, समझ गए थे, काफ़ी है इतना। लिबरल स्कूल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, बहुत ही सुंदर। विल कैमेली का इसको रिप्रेजेंट किया था बिल कैमेलिका ने। फोटो शेयर करो बाकी लोग। बिल कैमेलिका थे, ये कनाडाई थे और ये पॉलिटिकल फिलोसफर थे। इनका जन्म कनाडा में हुआ था 1962 में, और इन्होंने क्वींस ऑफ यूनिवर्सिटी से इन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की थी। किस यूनिवर्सिटी में बेटा? सर क्वींस ऑफ यूनिवर्सिटी। अच्छा, क्वींसलैंड, ठीक है, आगे बोलो, शाबाश। और बाद में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से फिलोसफी में PhD प्राप्त की थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ये बिल कैमेलिका, इनकी एक सबसे फेमस बुक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप आ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट। ये अच्छा। लिखी थी इन्होंने 1995 में। अच्छा। इस बुक में उन्होंने जो इनका लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में बताते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म में इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। बिल कैमेलिका एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक है जिन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म पर गहराई से काम किया है। उनका मुख्य तर्क ये था कि एक देश में अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को केवल टॉलरेंस करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को बनाए रखने के लिए स्पेशल राइट्स दिए जाने चाहिए। और वो उदारवादी विचारधारा से जुड़े थे और वो मानते थे कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। उनका मानना था कि समानता का अर्थ ये होगा कि सभी व्यक्तियों को उनकी ज़रूरतों और जो उनकी कैपेबिलिटी है उसके आधार पर अवसर और अधिकार दिए जाने चाहिए। वाह। अब बात करते हैं मल्टीकल्चरलिज्म का महत्व क्या है उसके बारे में। बिल कैमेलिका के अनुसार एक व्यक्ति की संस्कृति से व्यक्तिगत पहचान तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ये उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। अगर किसी व्यक्ति को उसकी संस्कृति के अनुसार जीने नहीं दिया जाएगा तो उसकी जो फ्रीडम है और उसकी जो इक्वलिटी है वो क्या होगी, बाधित होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी देश में हिंदी बोलने वाले लोग बहुत ही कम रहते हैं और अंग्रेजी भाषा में बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो सरकार क्या करती है कि स्कूलों में भी ऐसी व्यवस्था करती है कि अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और नौकरी भी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो अंग्रेजी में जिनने एजुकेशन ली होगी। तो इससे क्या होगा, जो हिंदी भाषी लोग होंगे उनके साथ भेदभाव होगा। अब जो बिल कैमेलिका है, इनके अनुसार 3 प्रकार के सांस्कृतिक समूह होते हैं। अच्छा। एक होते हैं स्वदेशी समूह, दूसरे होते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक और तीसरे होते हैं प्रवासी समूह। लिखो, तीनों को पॉइंट लिखो, मोटे मोटे कि कितने तरह के, ये बोला इन्होंने, बोला होते हैं लोग ना, किसी देश में 3 तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे करके लिख दो, कोई बात नहीं बेटा, बड़े की बात नहीं है। और आपने टैली करना ठीक लिखा कि गलत? हाँ, इधर आओ, आगे बैठो। स्वदेशी समूह, जो उस देश का ही ज़्यादा संख्या वाला समूह है। फिर ऐसे अल्पसंख्यक जो पहले से उस देश में रह रहे हैं। और लास्ट है जो आजकल बड़ा मुद्दा बनता है, प्रवासी, है ना, जो किसी और देश से वहाँ पर ट्रांसफ़र होके आए हैं, प्रवासी समूह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इन प्रवासियों को? कोई बोलेगा इमिग्रेंट, है ना, इमिग्रेंट, है ना। अच्छा, जो ये स्वदेशी लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जो किसी क्षेत्र में मूल रूप से रहते हैं, हाँ, लेकिन आधुनिक समाज के विकास के कारण उनकी पहचान और उनकी जो जीवन शैली है वो खतरे में पड़ जाती है। वाह। इन्हें अपनी भाषा और परंपराओं को बचाने के लिए विशेष सुरक्षा की ज़रूरत होती है। हाँ। भारत में, जैसे हम भारत का एग्जांपल, ये भारत में कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स है जैसे हाँ। कि संथाल हो गए इत्यादि हाँ। है जो जनजातीय स्वदेशी समूह का उदाहरण है। बिल्कुल। इन्हें जैसे कि इनको दिया गया कि विशेष राइट दिए गए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में कि ये अपनी भाषा और इनकी जो भूमि है तथा परंपरा है उनको सुरक्षित रख सकेंगे। बिल्कुल। और जो दूसरे होते हैं नेट, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो पहले से उस देश में थे लेकिन मुख्य धारा से अलग है। ये वो लोग होते हैं जो किसी देश के नागरिक तो होते हैं लेकिन उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान बहुसंख्यक आबादी से अलग होती है।
ये अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें विशेष अधिकारों की जरूरत होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा में क्यूबेक प्रांत के फ्रेंच भाषी हैं। हाँ। कनाडा की अधिकांश आबादी क्या है जो अंग्रेजी भाषा बोलती है, लेकिन जो क्यूबेक प्रांत के लोग फ्रेंच भाषा और उनकी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। हाँ। कनाडा की सरकार ने इन्हें फ्रेंच भाषा में शिक्षा और सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया है। एक मिनट, ये देखो यहाँ है, अगर आप देखोगे ना, ये कनाडा है, देखो है ना, कनाडा का जो इधर वाला हिस्सा, जो वेस्टर्न हिस्सा है, इधर वाला, इसको पश्चिम बोलेंगे ना, पश्चिम वाला हिस्सा है, इसमें आता है ये मॉन्ट्रियल और ये वाला इलाका, जहाँ ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते हैं। एक्चुअली जब कनाडा को बसाया गया ना, गोरे लोगों ने कब्जा किया, कुछ इलाके पे इंग्लैंड ने कब्जा किया, कुछ इलाके पे फ्रांस ने किया, बाद में ये इकट्ठा हो गया। काफ़ी समय वहाँ एक अलग देश की मांग उठ रही थी, क्यूबेक आंदोलन, पढ़ना इसके बारे में। अब थोड़ा वो रुक गया है, तो ये उसके बारे में मैडम ने आपको संकेत किया। और बोलो। और इसका एक एग्जाम्पल है, भारत की बात करें तो भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जैसे राज्यों में ऐसे समुदाय हैं जो अलग भाषा और संस्कृति रखते हैं। इनके लिए संविधान में स्पेशल ऑटोनॉमी के प्रावधान है, जैसे आर्टिकल 371। इनके क्षेत्रों में बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं होती है, ताकि वहाँ के लोग अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकें। अब जो तीसरे होते हैं वो होते हैं प्रवासी समूह, जो किसी दूसरे देश में बसने आए हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपना मूल देश छोड़कर व्यवसाय या फिर जीवन यापन के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं, या एज ए शरणार्थी, उनके देश में लड़ाई हो रही है और शरणार्थी बन के वो जाते हैं। ठीक है, ओके। जब वो नई जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। इसीलिए सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो उन्हें उनकी भाषा, धर्म और जीवन शैली को बनाए रखने की अनुमति दे। शाबाश। अब हम जो बिल कैमेलिका है, ये बहुसंस्कृतिवाद और उदारवाद के बीच संबंध के बारे में बताते हैं। जो कैमेलिका है, इनका कहना है कि बहुसंस्कृतिवाद है जो उदारवाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उदारवाद कहता है कि हर व्यक्ति को फ्रीडम और इक्वलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन समानता का मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं, बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें राइट मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्कूल में बच्चों को एक ही भाषा जैसे अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा, तो अन्य भाषाओं के जो लोग होंगे, बच्चे होंगे, तो ये उनके साथ भेदभाव माना जाएगा। बिल कैमेलिका मल्टीकल्चरलिज्म का मूल मल्टीकल्चरलिज्म है, इसका मूल विचार ये है कि सिर्फ लीगल इक्वलिटी ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि सभी को सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का क्या मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को विशेष नीतियाँ बनानी चाहिए और ताकि सभी समुदाय को बराबरी का दर्जा मिल सके। कैमेलिका कहते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि किसी समुदाय की जो बुरी प्रथाएं हैं उनको बचाया जाए, सिर्फ उन संस्कृतियों और परंपराओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के अनुरूप। इसका मतलब है भारत के संदर्भ में जो मुस्लिम समाज में जो ये चार मैरिज, ट्रिपल तलाक, हलाला या इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं वो जस्टिफाई नहीं हो सकती इसके नाम पे, ठीक है ना, ऐसा बोल रहे हैं। देखो ये ना, अच्छा आगे बोलो। जो बिल कैमेलिका, इनके कुछ और वर्क भी है जिनकी हम बात करेंगे। इनकी पहली पुस्तक है लिबरलिज्म, कम्युनिटी एंड कल्चर। इन्होंने ये लिखी थी 1989। लिबरलिज्म, कम्युनिटी एंड कल्चर, ठीक है। ये इस बुक में कैमेलिका ने उदारवाद और समुदायवाद के बीच जो संबंध है उसको समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि व्यक्ति की इंडिविजुअल फ्रीडम और उसकी संस्कृति दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को उसकी संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो वो अपनी पहचान और स्वतंत्रता से को ठीक से समझ नहीं पाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा किसी छोटे से गांव में पैदा होता है जहां लोग की अपनी पारंपरिक भाषा बोलते हैं और उनके कुछ अपने रीति रिवाज है। अगर सरकार गांव में जो उनकी लैंग्वेज है उस पर पाबंदी लगा दे और उन्हें शहर की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए मजबूर करे, तो उनकी जो पहचान है वो अपनी पहचान को खो देंगे। तो कैमेलिका कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को उसकी संस्कृति को बनाए रखने का राइट होना चाहिए। इनकी जो दूसरी पुस्तक है वो है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप और लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट, जिसकी हमने पहले भी बात की 1995 में। और इनकी तीसरी बुक है फाइंडिंग आवर वे, रिथिंकिंग एथनोकल्चर रिलेशन इन कनाडा, 1998 में लिखी थी। इस बुक में जो कैमेलिका ने जो विशेष विचार दिए वो कनाडा का जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसके संदर्भ में पर्टिकुलर। अच्छा जी। उन्होंने ये बताया कि जो लोकतांत्रिक समाज में कि विभिन्न जातीय संस्कृतियाँ समुदायों के बीच समानता और सम्मान को बनाए रखा जा सकता है। वो कहते हैं कि सरकार को सभी संस्कृति को बराबर सम्मान देना चाहिए और किसी एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति पर थोपना नहीं चाहिए। और चौथी जो इनकी बुक है वो है पॉलिटिक्स इन वर्नाकुलर
नेशनलिज्म, फिर से बोलो, पॉलिटिक्स इन। पॉलिटिक्स इन द वर्नाक्यूलर, हाँ। नेशनलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड सिटीजनशिप, ये लिखी थी उन्होंने 2001 में। अच्छा, पॉलिटिक्स इन वर्नैकुलर, लोकल, नेशनलिज्म, है ना? मल्टीकल्चरलिज्म एंड सिटीजनशिप। ओके। बिल कैमेलिका की ये पुस्तक नेशनलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और सिटीजनशिप के बीच जो आपसी संबंध है उनके बारे में बताती है। बताती है। उनकी ये पुस्तक बताती है कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है। Good. ये पुस्तक स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों के महत्व पर जोर देती है। केवलिका का मानना है कि लोकतंत्र में केवल मेजॉरिटी की जो संस्कृति है उसको महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि सभी समूह को समान अवसर मिलने चाहिए। और ये बात करते हैं राष्ट्रवाद और मल्टीकल्चरलिज्म के बीच संबंध है उसके बारे में। राष्ट्रवाद का अर्थ है कि लोग अपने देश की पहचान को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी संस्कृति और भाषा परंपराओं को महत्व देते हैं। परंतु जब कोई सरकार एक भाषा या संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान बना देती है और बाकी की जो संस्कृतियाँ होती हैं उनको नजरअंदाज करती है, तो ये क्या हो जाता है, एक समस्या बन जाती है। तो इस पर बिल कैमेलिका तर्क देते हैं कि हम देश में एक से अधिक भाषाएं और संस्कृति, जैसे जिस देश में एक से अधिक भाषा और संस्कृतियाँ होती है, तो लोकतंत्र का मतलब बहुमत की राय को लागू करना नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी समुदायों को समान अधिकार देना होना चाहिए। अगर राष्ट्रवाद केवल बहुमत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है तो अल्पसंख्यकों के लिए लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं होता है। ये बात करते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म में ये जरूरी क्यों है। बहुसंस्कृति बात का मतलब है कि एक देश में अलग अलग संस्कृतियाँ और भाषाएं शांति से एक साथ रह सकें। कैमेलिका तर्क देते हैं कि कई सरकारें कहती हैं कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए सभी को एक जैसी संस्कृति अपनानी चाहिए, लेकिन कैमेलिका कहते हैं कि ये विचार लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। सभी नागरिकों को अपनी भाषा, धर्म और परंपराओं को बनाए रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति को बचाने का अधिकार नहीं मिलता तो वो खुद को समाज से अलग महसूस करेंगे। अब ये बात करते हैं नागरिकता। ये कहते हैं कि जो नागरिकता ये केवल कानूनी दर्जे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक पहचान भी है। नागरिकता क्या है? किसी देश का नागरिक बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि व्यक्ति को उस देश में रहने की अनुमति मिल जाए या फिर उसने वहाँ का पासपोर्ट मिल जाए। कैमेलिका तर्क देते हैं कि सच्ची नागरिकता तभी होती है जब व्यक्ति खुद को समाज का हिस्सा महसूस करता है। अगर अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, धर्म और परंपराओं को आज़ादी, उनको मानने की आज़ादी नहीं मिलती है तो खुद को दूसरे दर्जे का नागरिक महसूस करते हैं। अब ये बात करते हैं माइनॉरिटी राइट्स की। लोकतंत्र के लिए ये जरूरी क्यों है? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बहुमत का शासन नहीं है। एक अच्छे लोकतंत्र में हर नागरिक को समान अधिकार मिलने चाहिए। धन्यवाद। ताली बजाओ।